आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, जिसमें आज बात वक्फ की करेंगे, जिसका वक्त बदल गया है। लोकसभा में अपनी पहली परीक्षा पास होने के बाद राज्यसभा से भी मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल वाले इम्तिहान में पास हो गई। राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में 95 वोट पड़े। अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है और राष्ट्रपति की मोहर लगने के साथ ही ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। इस बिल पर राज्यसभा में 12 घंटे तक मैराथन चर्चा हुई। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच बहस हुई, दलीलें दी गईं और फिर बीती रात वोटिंग हुई। करीब 1.5 घंटे तक वोटिंग चली, जिसके बाद सरकार ने राज्यसभा में बिल पास करा दिया। बीजेपी के सहयोगी दलों ने सरकार का पूरा साथ दिया है। बिल को पास कराने में अहम भूमिका सहयोगी दलों की तरफ से निभाई गई और ऐसे में संसद से बिल पास होने के बाद इस बिल को लेकर अब सियासी गतिरोध जो है वो लगातार बरकरार है। विपक्ष लगातार बिल को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, सरकार पर आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है वो दरअसल इस बिल के जरिए मुसलमानों का अधिकार छीनना चाहती है। संवेदनशीलता को देखते हुए देश के कई हिस्सों में अलर्ट आज जारी है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च कर चुकी है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और खासतौर से ये वो इलाके जहां पुलिस मुस्तैद, लखीमपुर खीरी से लेकर झांसी, मुरादाबाद, फिरोजाबाद और यूपी की राजधानी लखनऊ भी इन शहरों में शामिल है, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। तो देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और इस वजह से भी आज खास किए गए हैं क्योंकि शुक्रवार का दिन आज और ऐसे में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग हैं वो इकट्ठा होंगे, मस्जिदों में जाएंगे। तो कहीं कोई शरारती तत्व इस माहौल का फायदा ना उठा ले, इसीलिए पूरी चौकसी पुलिस की तरफ से बरती जा रही है। तो ये वक्फ संशोधन बिल जो दोनों सदनों से पास हो गया है, लेकिन इस बिल पर चर्चा के दौरान जो शेरो शायरी हुई है उसके जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो नोकझोंक देखने के लिए मिली है। मल्लिकार्जुन खड़गे की शायरी को जवाब शायरी से ही जेपी नड्डा की तरफ से दिया गया। पहले जरा ये अंदाज देखिए। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है नजरों की बात करते हैं। हाँ, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आप ना, मुझसे बुरा न कोई। चले थे दुनिया में ढूंढने, अपने आप को तो जरा ढूंढ लेते कि अपनी क्या गतिविधि है और किस तरीके से आप काम करते रहे हो। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो। चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। इन्होंने कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। पर है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। अब अगर नई मंजिल पानी है, नई मंजिल की नई सुबह देखनी है, तो मैं कहना चाहता हूं आइए सबको साथ लेकर चलिए। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। बड़ा हसीन है उनकी जुबान की जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं और मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पे, जमीन पे लगी। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। नदी सुखा कर किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच से वाली। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच से वाली। खड़गे साहब बजाओ जोरदार ताली। मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली।
मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, नहीं तो कुर्सी करो खाली। मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूं हाथ। मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले मुसलमानों का आघात करते हैं। हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण, वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। तो संसद में चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी के बयान को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने ऐतराज जता दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर पलटवार किया, लेकिन दिग्विजय सिंह का पारा जो है वो हाई रहा और दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया, सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैं पूरी बात करूं। ऑनरेबल दिग्विजय सिंह प्लीज, I'll give a chance, I'll give। माननीय सदस्य ऑनरेबल दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही है, मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे 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 मुसलमान हम लोगों के साथ है और वैसे वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ है। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है, यह घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है, और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए, कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे बताइए। ऑनरेबल होम मिनिस्टर। मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। माननीय इसी पर जरा चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती समीम कासमी साहब, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के, वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। शालिनी अली, महिला प्रमुख MRM की, हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर धर्मेंद्र यादव यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। फजील अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और साथ ही हासिफ खान भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी आज की इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है। दो राजनीतिक मेहमान इस समय ABP न्यूज आगे का एजेंडा शो में जो मेरे साथ आज मौजूद है, आपका परिचय कराती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह और बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रदीप भंडारी मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं प्रदीप भंडारी के साथ शुरुआत करने जा रही हूं। प्रदीप जी, कानून बनने का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन विपक्ष के सवाल अभी भी जस के तस क्यों? देखिए, विपक्ष जो है वो एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और वो उसी मानसिकता के साथ आ रहा है जब शाहबानो के समय में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया था, परंतु उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी जी के समय उस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया था। ये वही मानसिकता है जिसने ट्रिपल तलाक बिल पर भी खुलकर समर्थन नहीं किया था। तो आज दो धड़े हो चुके रुमाना जी। एक जो है मुसलमान समाज, क्रिश्चियन समाज, वंचित समाज, हर वो व्यक्ति जो संविधान में विश्वास रखता है और गरीबों को उनका हक प्रोवाइड करना चाहता है, वर्सेस वो कुछ लोग जो एक बिल्डर माफिया को बैक कर रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर कांग्रेस पार्टी आती है। रुमाना जी, एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी केरला से सांसद रह चुके हैं और अभी प्रियंका वाड्रा केरला से सांसद है।
क्रिश्चियन कम्युनिटी केरला में सबसे ज्यादा पीड़ित रही है वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण की वजह से। मैं अचंभित इस बात पे हूं कि ना प्रियंका वाड्रा ने इसके बारे में कुछ बोला, ना इस पे राहुल गांधी ने कुछ बोला। और अगर हम ऐतिहासिक रूप से कोई भी पार्लियामेंट्री डिबेट उठा के देखेंगे, भले वो सीताराम केसरी का वक्तव्य 1990s में हो गया, या भले वो 2013 के अंदर भी दबे स्वर के अंदर हर व्यक्ति ने कहना हो गया, हर लोग ये चाहते थे कि वक्फ बोर्ड के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए। तो अगर आज गरीबों को उनका हक मिल रहा है, ट्रांसपेरेंसी हो रही है और संविधान के प्रति अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, तो इससे कांग्रेस पार्टी को चिड़ इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो गरीब मुसलमान को बैक नहीं करती, क्रिश्चियन समाज को बैक नहीं करती, वंचितों को बैक नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना चाहती। मैं आपके शो पे वापस से ओपन चैलेंज करूंगा, बिना इधर उधर की बात करे, क्या स्पेसिफिक क्लॉज वाइज कांग्रेस पार्टी बता सकती है उसकी क्या आपत्ति है, क्या स्पेसिफिक आपत्ति है उसकी, उसको लगता है कि हक छीना जाएगा। महिमा सिंह जी, पिछड़ा पसमानदा महिला मुस्लिम जो है उसके उत्थान के लिए ये उम्मीद जो सरकार लेकर आई है, इस उम्मीद से कांग्रेस पार्टी इतनी नाउम्मीद क्यों? जय हिंद। रोमाना जी, आपने अभी शब्द इस्तेमाल किया उत्थान, तो मुझे डॉक्टर बशीर बद्र की ये पंक्तियां याद आ गई कि यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। तो ये जो भाजपा के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, भाजपा के मुंह से जो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप दूसरों पर लगाते रहे हैं, आज मुस्लिम हित की बातें सुन करके सिर्फ हम ही अचंभित नहीं हैं, भाजपा के अपने जो सहयोगी हैं वो भी अचंभित हैं, भाजपा के अंदर बैठे हुए लोग भी अचंभित हैं। लेकिन वो जानते हैं, ये जो जिन लोगों ने देश की पीठ में नोटबंदी का खंजर घोंपा हो, जिन्होंने देश की पीठ में जो है जिस तरह से कानून लाए थे, ये जो किसानों के लिए कृषि कानून के खंजर घोंपे हों बैकडोर एंट्री से, उस समय पर भी इन्होंने चुनौतियां दी थी कि देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्लॉज दर क्लॉज पढ़ाया था, क्लॉज दर क्लॉज चर्चा तो कर नहीं पाए ये जेपीसी के अंदर हमारे बार बार मांग उठाने के बावजूद। आज यहाँ डिबेट्स पर बैठकर कैसी नूरा कुश्ती कर रहे हैं ये बोल करके कि क्लॉज दर क्लॉज डिबेट कर लीजिए। ये हमें ईसाई हित की बात समझाएंगे जिन्होंने मणिपुर के अंदर 300 से ज्यादा चर्चेस के अंदर आग लगा दी, जिनके देखते देखते चर्चेस ढह गए, जिनके देखते देखते आगजनी होती रही। ये हमें सिखाएंगे सांप्रदायिकता, जिन्होंने हरियाणा के इतिहास में पहली बार नूह के अंदर दंगे करा दिए। तो इन लोगों से हमें ना सांप्रदायिकता का पाठ सीखना है, इनसे तो हमें ये सवाल पूछना है कि 1995 से लेकर के 2025 का जो ये इन्होंने दोहरा सफर तय किया है, जो ये दोगली मानसिकता दिखा रहे हैं, ये इसकी सच्चाई बताएं। 1995 में इस बिल के साथ खड़े हुए थे LK आडवाणी खड़े हुए थे, मुरली मनोहर जोशी खड़े हुए थे, सुषमा स्वराज खड़ी हुई थी, और उसके बाद 2014 के अंदर इनके मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ था रोमाना जी कि हम वक्फ के ऊपर जो अवैध कब्जे हैं उन्हें खाली कराएंगे। और आज देखिए, वक्फ एनक्रोचमेंट्स का वायदा अपने मैनिफेस्टो में 2014 में करने वाले जो लोग हैं, आज लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मैं आपकी स्क्रीन पर देख रही हूं, जरा आप पक्ष और विपक्ष का अंतर देख लीजिए कि इसके समर्थन में कितने वोट पड़े हैं और इसके खिलाफ कितने पड़े हैं। बहुत महीन अंतर है, और ये जो महीन अंतर है इसको न्यायालय मिटा देगा, बहुत जल्द मिटा देगा, क्योंकि ये जो लोग, इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने विवश महिमा जी, लेकिन इस बिल को लेकर क्या आपत्ति है उसके बारे में तो कुछ कहिए ना। मतलब 1995 से लेकर 2013 जितने अमेंडमेंट हुए, बीजेपी क्यों उन अमेंडमेंट के साथ थी? अब ये दलील तो टिकती नहीं है ना, क्योंकि तब आपकी सरकार थी और आपकी सरकार के तहत वो बिल पास कर लिया गया। इस बीच बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता सांसद भी हैं, क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर है। बंगाल में क्या हो रहा है आप में से हर कोई वाकिफ है। बंगाल की परिस्थिति, बंगाल का भ्रष्टाचार, बंगाल में दीदी की दादागिरी, यह आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में लोग देख रहे हैं। अभी ऑक्सफोर्ड में जाके ममता बनर्जी ने कहा कि मैं टाइग्रेस हूं। कोई टाइग्रेस कभी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता, कोई टाइग्रेस कभी अपने ही बच्चों का भक्षण नहीं करता है।
जो वास्तविक लीडर होता है वो कभी पैसा मार करके भ्रष्टाचार के और करप्शन के माध्यम से अपने ही लोगों को नर्क में नहीं भेजता है, उनका जिंदगी उनके जीवन को नारकीय नहीं बनाता है। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी एवं उनकी सरकार ने बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को अनलीश किया है, भ्रष्टाचार को खुलेआम छोड़ रखा है, आज उसका गाज लाखों लोगों के ऊपर पड़ा है। आप सबने देखा कल सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में जो स्कूल भर्ती घोटाला हुआ था, स्कूल भर्ती घोटाला 2016 से 2021 के बीच लगभग 23 से 24 लाख एप्लीकेंट बंगाल के अंदर टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट्स जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से निकली थी उसमें उन्होंने अप्लाई किया था। और 2016 से 2021 के बीच लगभग 25,780 से अधिक टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया गया था। और उसमें इतने बड़े तादाद में भ्रष्टाचार हुआ था कि इस विषय को लेकर अनेकों लोग कोर्ट में गए थे। और उस समय बंगाल में इसे ब्राइब फॉर जॉब स्कैम, पैसा लेकर काम देने वाला स्कैम, ब्राइब फॉर जॉब स्कैम और स्कूल भर्ती घोटाले के नाम से जाना गया। अप्रैल 22, 2024 में कलकत्ता के हाईकोर्ट ने बड़ा स्पष्ट निर्णय दिया। उन्होंने यह निर्णय दिया कि ये जो 25,780 रिक्रूटमेंट जिनकी हुई है, यह रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉल्टी है, ये भ्रष्टाचार से मारा हुआ है, पैसा लेकर गलत तरीकों से ओएमआर सीट जो होती है, उस ओएमआर सीट जिसको कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन शीट कहते हैं, जब ये एग्जाम होता है तो इसकी शीट की इवैल्यूएशन होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि ये पता न चले कि कौन सही है और कौन गलत है, ताकि जो सबसे नीचे के पायदान पे जिस कैंडिडेट का मार्किंग हुआ है उसको ऊपर लाके एक हायर रैंक में स्थापित किया जा सके, जो टॉपर नहीं है उसको टॉपर बना दिया जाए, जिसने क्वालिफाई नहीं किया और ओएमआर शीट में कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया उसको किस प्रकार से रिक्रूटमेंट दे दिया जाए पैसे के बल पर। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल 2024 में स्पष्टतः कहा कि इसे खारिज किया जाए, दूसरी बार अपॉइंटमेंट प्रोसेस शुरू की जाए और सबसे बड़ी बात सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच हो। आप याद करिए उस समय किस प्रकार ममता बनर्जी और उनके जो साथी हैं टीएमसी के सीबीआई के खिलाफ, ईडी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। तो बंगाल की परिस्थिति को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और निशाने पर ममता सरकार को लिया जा रहा है। हम एक बार फिर से रुक करते हैं अपने मुद्दे का जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वक्फ जिसका वक्त आ गया है, दोनों सदनों से बिल पास हो गया है, राष्ट्रपति की मोहर का इंतजार है और उसके बाद कानून की शक्ल ये बिल ले लेगा। लेकिन अभी भी विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव जी का रुख करते हैं और जरा उनसे समझते हैं। धर्मेंद्र जी, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिरकार विपक्ष को दिक्कत कहाँ है? विपक्ष को बिल से दिक्कत है या फिर ये बिल लाकर मुसलमानों की भलाई मोदी सरकार कर नहीं सकती, इसको लेकर आप लोग हैरान और परेशान हैं? रोमाना जी, दिक्कत संवैधानिक मूल्यों को खत्म करने की है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार करते हुए इस बिल को लाया है, मैं आपको बिंदुवार बताता हूं कि सबसे पहले जो आर्टिकल 13 है उसका सेक्शन 3 है, उसके अंदर वक्फ कानून को कानूनी वैधता मिली थी। उस कानूनी वैधता मिले कानून को ख़त्म करके भारतीय जनता पार्टी ने सेक्शन 13 का आर्टिकल 13 सेक्शन 3 का उल्लंघन किया है, जो कि गैर संवैधानिक है। इस पर बात करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो अहम मंशा है इस कानून के जरिए वक्फ की ज़मीन को हड़पने की है, जिसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए 3 काले कानून ला करके, मुझे नहीं लगता हो सकता पूंजीपतियों को इनका कमिटमेंट हो कि हम आपको ज़मीन देंगे, सस्ते दाम पे देंगे, तो उनके रडार पर भारत रेल की ज़मीनें हैं, किसानों की ज़मीनें हैं और डिफेंस की ज़मीनें हैं,
उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ के पास है उसकी है। इसीलिए वक्फ की जो 107 सेक्शन था, ये वक्फ की 107 सेक्शन को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अगर 12 साल से ज़्यादा किसी का डिस्प्यूट चलता है तो उसको जब्त करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है इस बिल के माध्यम से। इसका मतलब वक्फ की ज़मीन को जब्त करने का, जब्तीकरण का भारतीय जनता पार्टी लीगल तरीका ढूंढने का प्रयास कर रही थी और इस बिल में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। हमारी आपत्ति दूसरी इस बात से है। तीसरी आपत्ति यह है कि वक्फ करने वाले अगर सिर्फ मुस्लिम हो सकते हैं तो वक्फ कमेटी में गैर मुस्लिम दो होंगे और उसमें भी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, एटलीस्ट 2 नॉन मुस्लिम्स। अगर एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उस बिल के अनुसार सारे मेंबर भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, वक्फ करेगा मुसलमान, कमेटी में होंगे गैर मुसलमान, तो बाकी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, बाकी धार्मिक संस्थाओं में क्यों नहीं इस तरह का रूल लागू होता है जो संविधान का आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है। बहुत सारे पॉइंट उठा दिए। वैसे तो इन तमाम सवाल जो आप उठा रहे हैं उसका सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। वो ये भी बता रहे हैं किस तरीके से जो वक्फ है, जो बोर्ड है, जो सारी की सारी धार्मिक कार्यक्रम देखेगी, मुसलमानों की गतिविधियां देखेगी, उसमें किसी गैर मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया, ये भी जवाब दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो पॉइंट आपने उठाया, मैं सुबुही के पहले पास चलती हूँ लेकर दर्शकों को। और सुबुही, उनकी तरफ से कहा गया कि साहब इस बिल के जरिए बीजेपी मुसलमानों की वक्फ की जमीन हड़पने की तैयारी में है। जमीन हड़पी जा सकती है क्या इस बिल से? जी रुमाना जी, देखिए, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैं ये समझने में बहुत असमर्थ हूँ कि एक एक्ट जो किसी भी पार्लियामेंट से पास होकर आती है किसी भी देश में, हमारे देश में भी आई वक्फ एक्ट, उसका अमेंडमेंट पहले कितनी बार हो चुका है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार अमेंडमेंट हो रहा है। ये बीजेपी, कांग्रेस या हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। ये बात है कि एक सेंट्रल एक्ट जिसमें समय के साथ बदलाव की ज़रूरत है, उसमें अमेंडमेंट हो रहा है कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, दोनों हाउसेज में पास होने के बाद, राष्ट्रपति जी की मोहर लगने के बाद वो कानून अमेंड हो रहा है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? जो पहले कभी अमेंडमेंट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ वो आज कैसे हो गया, ये मुझे समझ नहीं आता। अभी मेरे भाई ने कहा कि मेंबर्स में हिंदू मेंबर्स लेने का प्रावधान क्यों रखा है? जब कोई हिंदू वक्फ करता है अपनी प्रॉपर्टी तो चैरिटी में तो आप हिंदू से वो प्रॉपर्टी वक्फ ले लेते हैं। हालांकि चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट है भारत में, एक हिंदू अपनी प्रॉपर्टी अगर दान करता है फॉर चैरिटेबल पर्पस तो उस एक्ट के अंतर्गत आना चाहिए। लेकिन आप लोग किसी हिंदू की प्रॉपर्टी भी लेकर उसको वक्फ की मोहर लगा के वक्फ एक्ट के अंदर लेने को तो तैयार हैं, लेकिन उस हिंदू को वक्फ बोर्ड्स के मेंबर बनाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब तो ये दोहरा चरित्र किस चीज का है? 5 साल तक आपको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना है तभी आप वक्फ को दान कर सकते हो। एक्चुअली देखिए रुमाना जी, ये जरूरी था। ये जरूरी इसलिए था, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप जो दलील दे रही थी वो तो यहाँ पर नल एंड वॉइड हो गई। नहीं, मैं दलील इनको दे रही थी जो ये हिंदू मेंबर्स को लेने के लिए इनको दिक्कत थी कि मुसलमानों का वक्फ है तो हिंदू मेंबर को क्यों लिया जा रहा है। उस पे मेरा ये तर्क है कि अगर आप हिंदू की प्रॉपर्टी ले सकते थे एज अ वक्फ, तो हिंदू को एज अ मेंबर क्यों आप लेने से इनकार कर रहे थे वक्फ बोर्ड के अंदर? प्लीज एक मिनट, बहुत सारे मेहमान हैं, सब आगे बढ़ते जाएंगे एक एक करके। आप अगर देना चाहें तो फजील साहब आइए, जल्दी से जवाब दीजिए आप इसका। हिंदू की प्रॉपर्टी आप एज अ, ठीक है सुबुही, प्लीज अब आपने अपनी बात कर दी। अब क्योंकि अगर सब बीच में बोलेंगे ना चर्चा नहीं हो पाएगी, दर्शक खुद समझ नहीं पाएगा। तो प्लीज जिससे मैं कह रही हूँ वही अपनी बात रखे। फजील साहब, सरकार ने सबसे पहले इस बात को उठाया कि भ्रष्टाचार का मामला है। तो भ्रष्टाचार तो सांसद निधि, विधायक निधि, ब्लॉक, तहसील, कहाँ नहीं भ्रष्टाचार है। उसी भ्रष्टाचार का असर वक्फ पे भी है। जब पूरे देश में भ्रष्टाचार है, कहाँ कहाँ मंत्रालय में जाके देखिए भ्रष्टाचार, कितने मंत्री जेल गए। तो भ्रष्टाचार जिस तरह से हमारे देश को खा रहा है उसका असर वक्फ पे भी है। तो मतलब कहीं सफाई की ना जाए? नहीं की जाए, क्योंकि बाकी जगह आपने भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसलिए वक्फ को क्यों कर रहे हो जी? भ्रष्टाचार सफाई हमेशा ऊपर से की जाती है। जो सांसद और विधायक आज संसद बिल बना रहे हैं, ये लोग 40% कमीशन ले रहे हैं। इस पर सफाई शुरू करिए ना यहाँ से। सर ऐसा थोड़ी है, टेलीविजन पर बैठकर आप कह दो कि ये जो बिल बना रहे हैं 40% बिल्कुल हम सबूत दे सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में बैठने के लिए जाइए अदालत में। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी तमाम पिटीशंस पड़ी हुई हैं और पूरे देश में लाखों जांचें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, जांच हो रही है बकायदा। लोग उसमें सर यहाँ हम जिस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं ना सर, वो कानून बनने वाला है, एक कदम दूर है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बुरा नहीं मानी सर, आप सवाल का जवाब ही नहीं दे पाए। अब हम दूसरा आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए ना। सुबुही ने यहाँ पर स्पेसिफिकली सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दे पा रहे। 2014 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो देश के मुसलमानों को ये उम्मीद नहीं थी कि हमको एक ऐसे कानून से नाफिज किया जाएगा जो कानून देश में बना ही नहीं। हमको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा सड़क पर। ये कोई कानून पास हुआ देश के अंदर? किसी विधानसभा, किसी लोकसभा ने ये पास किया कि आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते? जब कानून है तो सबके लिए है और नहीं है तो सबके लिए नहीं है। अगर हमको आप रोक रहे तो पहले बताइए कि किस कानून के तहत रोक रहे।
आपको पहले बिल लाना होगा प्रदेश की सरकार में और देश के लोकसभा में। आप ऐसा कानून पास नहीं किए जो हम पर नाफिज कर रहे हैं, तो हम कैसे सरकार पर भरोसा कर सकते हैं? बता दीजिए फजील साहब, कौन सा कानून है जिसके तहत देश की सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं? कल को हिंदू जगराता कर सकते हैं, नहीं जगराता कर सकते हैं, पंडाल लगा सकते हैं। अभी नवरात्र का पंडाल जाके देखिए कितना लगा हुआ है। आपने क्रिश्चियंस के कितने आपने क्रिसमस के जो फेस्टिवल्स हैं वो सड़कों को रोककर वहां पर होते हुए देखे हैं? नवरात्र का पंडाल जाके देखिए कितना लगा हुआ है। अभी जाके पूरे देश में देखिए पंडाल लग सकता है, सवाल का जवाब यात्राएं हो सकती हैं, पूजा हो सकती है, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं हो सकती। अगर आप सिर्फ मुसलमानों को रोक रहे हैं तो पहले बिल लाइए पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा में कानून बनाइए कि मुसलमानों को नहीं पढ़ने देंगे। पहले कानून तो बनाइए। आप बिना कानून के समझ पा रही हूँ शमून साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। बिल को लेकर इनके पास दो शब्द नहीं है कहने के लिए, मतलब इनका पूरा का पूरा जो टारगेट है बिल को लेकर वो मोदी सरकार की वजह से रंजिश पाले हुए हैं। कह रहे हैं ये मोदी सरकार और मोदी राज में देखिए क्या क्या जुल्म हम पर हो रहे हैं, इस वजह से ये मोदी सरकार की नीयत पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे। मैं फिर से दोहरा दूं दर्शकों को कि बिल को लेकर कोई विरोध नहीं है इनके पास। आइए शमून साहब। हाँ रुमाना जी, मैं सबसे पहले तो भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को और माननीय माइनॉरिटी के मिनिस्टर रिजिजू को मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूँ, और अपने गृह मंत्री जी को कि आपने एक साहस किया और इस साहस के साथ इस बिल को लेकर के आए। और मैं एक शेर सुनाता हूँ कि इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। वो वक्फ प्रॉपर्टी जो हमारे बुज़ुर्गों ने गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ़ की थी, गरीब बच्चों के लिए वक्फ़ की थी, यतीमों के लिए वक्फ़ की थी, बेवाओं के लिए वक्फ़ की थी, उस पर कांग्रेस ने 60 साल के अंदर इन तथाकथित मुस्लिम्स लीडर्स को, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, ख़ासतौर से मुस्लिम पर्सनल्ला और जो मुस्लिम तंजीमें हैं, ये कांग्रेस की मीडिएटिंगशिप करते रहे और मुसलमानों को वोट बैंक बनाने में इन्होंने अहम रोल अदा किया। उन्हें एजुकेशन से दूर कर दिया और आपस में इस तरह का माहौल बनाया कि जैसे आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन हैं। और आज हालात जब ये आए कि आज बीजेपी जब पावर में आई तो उन्होंने उन वाकिफीन की रूहों को आज सुकून मिलेगा कि उन वाकिफीन के वक्फ से गरीबों की मदद होगी। और मेरा इसमें कहना यह है कि 60 साल तक इन लोगों ने ना कोई हॉस्पिटल बनाया, ना उस पे स्कूल और कॉलेज बनाए, ना यूनिवर्सिटी बनाई, क्योंकि ये गरीब पढ़ लिख जाते हैं। और उन गरीबों को जिनके लिए ये वक्फ बनाया गया था, उन्हीं गरीबों को आज इन चालाक लोगों ने सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। आप सही कह रहे हैं। मैं आप जो बात कह रहे हैं उसी का मैं जवाब लूंगी। यहाँ पर हाजिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये हकीकत है कि दुनिया में अगर कहीं वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है तो वो हमारे देश में है। और दुनिया में मुसलमान का जो हाल है हमारे देश में, वो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उससे साफ हो गया था। इतने साल से वक्फ की प्रॉपर्टीज मनमाने तरीके से आप लोग सब मैनेज कर रहे थे सर। मुसलमानों की पढ़ाई, मुसलमानों की दवाई, मुसलमानों की भलाई के लिए कोई काम आप लोगों ने किया। और अब सरकार अगर उस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठा रही है तो फिर आप सबको इस्लाम खतरे में आ गया, फिर वही वाला नैरेटिव है जो आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों सर, क्यों नहीं आगे बढ़ना देना चाहते इस कौम को? देखिए रुमाना खान जी, बात यह है कि मुल्क 75 साल से आज़ाद है, 78वीं साल चल रही है और बिल पर पहले भी अमेंडमेंट होता रहा है और आज भी हो रहा है। सरकार जो बिल लाई है, मैं ये कहता हूँ कि भ्रष्टाचार कौन करता है? जो सरकार के बर्ड बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, जो वहाँ पर बर्ड बोर्ड जो है मुतवल्ली बनाता है, आम मुसलमान, आम सोसाइटियाँ नहीं करती। सही। पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की, 25 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, तो बर्ड बोर्ड का चेयरमैन कौन बनाएगा? सरकार। गुजरात में 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो प्रेसिडेंट बनाएगा भारतीय जनता पार्टी। 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो प्रेसिडेंट बनाते हैं बर्ड बोर्ड का भारतीय जनता पार्टी के लोग। यूपी में 7 साल से है, उत्तराखंड में 10 साल से है, आसाम में 10 साल से है, 20 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर भ्रष्टाचार ख़त्म करने की इनकी नीयत होती कि काट के जुबान मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाज़त है हाले दिल सुनाने की, तो उन लोगों को पहले बंद करना चाहिए था जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और अभी आप जो कह रही हैं पिछड़ों को, औरतों के लिए, इस वक्फ बोर्ड के जो कानून आया है उसमें क्या चीज़ है पास हुई है, ज़रा मुझे आप बताएं, होम मिनिस्टर बताएं और जो लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं वो बताएं।
हम ये कहते हैं कि 2013 में जो वक्फ बोर्ड का तरमीम हुई थी उसमें अटल बिहारी वाजपेयी इन सबसे बुद्धिमान लोग थे। अडवाणी जी इनसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, मुरली मनोहर जोशी इनसे ज्यादा जानकार थे, अरुण जेटली जी इनसे ज्यादा जानकार थे, सुषमा स्वराज इनसे, ये सब वो लोग हैं जो मैं कह रहा हूँ 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताएं या भारतीय जनता पार्टी की जो इस मामले में हिमायत कर रहे हैं कि इन्होंने 11 साल में मुसलमानों के लिए फलाह बहबूद के लिए क्या काम किया सरकार के द्वारा। एक सेकंड मैं लेकर चलती हूँ। दिलों में आप लबों पर गुलाब रखते हैं, ये सब अपने चेहरे पे एक नहीं 100 नकाब रखते हैं। अच्छा ठीक है, सीधे लेकर चलिए दर्शकों को। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, यहाँ पर हाजिर खान की तरफ से वैसे सवाल बड़ा वाजिब सा उठाया गया है। वो कह रहे हैं कि साहब ये जो स्टेट वक्फ काउंसिल होती है भाई, इसका पूरा नियंत्रण तो है जो राज्य सरकार है, जो भी पार्टी सत्ता में है उसी का कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है। तो अगर भ्रष्टाचार को ही खत्म करना था तो फिर जहां जहां बीजेपी या बीजेपी के सहयोगियों की सरकार, और उसकी संख्या देश में कितने राज्यों में, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है दर्शकों को, तो कम से कम वहां से तो भ्रष्टाचार का सफाया किया जा सकता था ना। इसी वजह से वो मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। रुमाना जी, कल ही एक बड़ा अच्छा फैक्ट सामने आया देश के सामने कि जो गरीबी कम हुई है पिछले 10 सालों में, सबसे ज्यादा अगर गरीबी किसी की कम हुई है तो मुस्लिम समाज के अंदर हुई है। कल ही इंडियन एक्सप्रेस नाम के अखबार के अंदर जो नया डेटा सरकार का आया है वो स्पष्ट करता है कि जितनी यूपीए की सरकार, कांग्रेस सरकार मुसलमानों में गरीबी नहीं कम कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमान, हिंदू, हर समाज में सबसे ज्यादा गरीबी कम हुई है तो बीजेपी के अंडर के शासन में हुई है। 27% मुसलमानों की इनकम पिछले 10 सालों के अंदर बढ़ी है, जो यूपीए के समय से 4 गुना ज्यादा है। तो हमारी मंशा इन्हीं फैक्ट से समझ में आ जाती है, जो तुष्टीकरण करते हैं उनको नहीं समझ में आएगी। अब ये हाजिर खान का लॉजिक वही हो गया कि भाई आपने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करा 2019 के बाद में, तो उसके पहले भी तो कर सकते थे। ये क्या लॉजिक हो गया? जब कानून बदलेगा तभी जाके नए प्रविकरण आएगा। आपके शो पे एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा कि भाई मुसलमानों को इसमें नहीं रखा गया है। ये रहा बिल रुमाना जी, पेज नंबर 6 पे मैं पढ़ना चाहता हूं, और ये क्लियरली कहता है कि भाई 3 persons to represent Muslim organizations having all India character and national importance. Chairpersons of 3 Waqf board by rotation. 1 person to represent the mutawlis of the Waqf having a gross annual income of 5 lakh and above. 3 eminent scholar Muslim law के, 2 जज उसके अलावा, तो 3 एमिनेंट स्कॉलर मुस्लिम लॉ के होना कंपलसरी है। एक व्यक्ति जो मुताबिक को रिप्रेजेंट करेगा होना कंपलसरी है। धर्मेंद्र जी को भी स्क्रीन पर लेकर आइए। धर्मेंद्र जी ने कहा गैर मुस्लिम को रखा गया। एक सेकंड प्रदीप भंडारी, आपने प्रदीप भंडारी का जवाब सुना? आइए धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। मेरी जो आपत्ति थी वो ये थी कि एटलीस्ट 2 नॉन मुस्लिम्स विल बी देयर इन द कमेटी। एटलीस्ट का मतलब होता कम से कम 2 होंगे, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अरे तो साहब, अगर आपके मन में गंदगी नहीं थी, आपके मन में ठग नहीं था, आपके मन में विश्वासघात नहीं था, तो आप लिख देते 2 होंगे। आपको सुन लेना चाहिए था ना किरण रिजिजू, जब ये बिल पेश कर रहे थे तभी उनकी तरफ से कहा गया था, स्टेट काउंसिल के लिए उन्होंने कहा था कि 3 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे गैर मुस्लिम, और उन्होंने सेंट्रल वक्फ काउंसिल के लिए कहा था 4 से ज्यादा नहीं होंगे, चेयरमैन को इंक्लूड करते हुए उन्होंने अपना भी जिक्र दिया था। सर सुनकर आए कीजिए ना, आप लोग आधी खबरें सुनकर पढ़कर आते हैं, फिर आप लोग जो है वो भ्रम फैलाते हैं सर, और जो फैक्ट्स होता है उसी पर हम लोग आपको करेक्ट करते हुए रह जाते हैं सर, चर्चा आगे ही नहीं बढ़ पाती है। दिक्कत ये है सर, तैयारी से आप लोग नहीं आते। एक सेकंड मैं आऊंगी आपके पास। शालिनी यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है और बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। शालिनी जी, अब मुझे लगता है कि जो यहाँ पर हाजिर खान साहब की तरफ से दूसरी बात उठाई गई उसका जवाब आप दीजिए। वो कह रहे हैं कि साहब ये जो बदलाव किया जा रहा है, ये जो कानून में संशोधन हुआ है, इससे मुसलमानों का भला क्या होगा, उसका कोई रोड मैप तो बता दो। रुमाना जी, शायद ये इस बात से वाकिफ नहीं है कि कर्नाटका में बस 2 दिन पहले 4 रुपए से दूध जो बढ़ाया गया है वो भी मुसलमान और इस देश के हर एक नागरिक जो करीब रेखा में वहाँ रहता है उसके पेट पे लात है। तो बात मत करिए वक्फ बोर्ड की कि वक्फ बोर्ड में क्या करने वाला और क्या नहीं करने वाला। बात आप ये करिए कि आज अगर सरकार एक चुप रहिए, मैं बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। आप जानते हैं मैं तर्कों के साथ बात करती हूँ। मैं वो महिला हूँ जो जेपीसी के सामने गई थी और जिसने ये हक रखा था कि ये सारे जितने प्रावधान है 44 प्रावधान के तर्क भी दिए थे। तो आप चुप रहिएगा। बात करते हैं अब राजनीतिक लोगों की।
जो कि कहते हैं कि ये हमें तर्क चाहिए था, हमें ये पॉइंट चाहिए था, वो चाहिए था, तो आपको टीडीपी के तरफ नहीं, मुझे जवाब नहीं मिला। मैं आपको जवाब दे रही मैं हूं। ये जानना चाह रही हूँ कि मैं आपको आप जवाब दे रही हूं। आपने बताया कि आप जेपीसी के सामने भी गई। जी, मैं जेपीसी के मैं सामने गई। बहुत बढ़िया। तो फिर आप जी। मुझे बताइए कि ये जो कानून में बदलाव हुआ है, इससे मुसलमानों की पढ़ाई, मुसलमानों की दवाई, मुसलमानों की भलाई, वो सिलसिला कैसे आगे बढ़ेगा? इसका जवाब दर्शक को पता चलना चाहिए जो ना। सरकार आज ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड, ना कि सिर्फ उन बोर्ड्स की जहां पे सरकार है, वक्फ बोर्ड इस पूरे देश के वक्फ बोर्ड में ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन करना है, लैंड माफिया का सोल्यूशन करना है, हमें सोल्यूशन करना है तालीम के इदारों को खोलने का, हमें सोल्यूशन चाहिए कि जो इतने हम लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी अभी तक संख्या कुछ हमें पता नहीं है, मेरे को ऑडिट चाहिए, मेरे को जानना है वक्फ में कितनी जमीनें हैं, उन जमीनों के तहत कितनी जमीनों पे उपजाऊ काम किया जा सकता है। मैं जानना चाहती हूँ उन जमीनों पे जो अभी तक वक्फ में रजिस्टर हुई भी है, तो क्या उनमें वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उनमें दुकानें बनाकर जो मुतवली उसने बेच दिया है। मैं वो एक एक रुपए का हिसाब चाहती हूँ जो वक्फ बोर्ड के अंदर है, क्योंकि वो गरीबों का पैसा है, वो आपका और मेरा पैसा नहीं है, वो गरीबों के उत्थान के लिए है। जिस समय सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज का सही से मैनेजमेंट किया जाए, तब उस वक्त 12,000 करोड़ आय वक्फ की हो सकती है। और सोचिए अभी आप, आज की तारीख में वक्फ की आय जो है वो महज 170 करोड़ तक ही सिर्फ सीमित है। तो ऐसे में कितने बदलाव की जरूरत है, कितना पोटेंशियल वक्फ और वक्फ की प्रॉपर्टीज में है, और उसी दिशा में ये कदम मोदी सरकार की तरफ से आगे बढ़ाया गया है ताकि इससे आमदनी भी बेहतर तरीके से हो सके और उस पैसे को फिर मुसलमानों के उत्थान के लिए इस्तेमाल किया जा सके। फिलहाल दोनों राजनीतिक मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अगले हिस्से में दो अन्य राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रदीप जी, महिमा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।